नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विजय कुमार शुक्ला है। आज मैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR के जो जबलपुर और भोपाल डिवीज़न है उसमें जो जूनियर इंजीनियर का रैंकर कोटा का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, जो कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है 24/10/2024 को। उस प्रश्न पत्र का सलूशन लेकर के आया हूँ। पहले की तरह फिर मैं यहाँ क्लेम करता हूँ कि मैं जो भी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूँगा वो बेस्ड ऑन जो लेटेस्ट मैनुअल है और सर्कुलर्स है उस पर आधारित होगा। इसलिए कोशिश रहेगा कि आपको 100% एथेंटिक सोल्यूशन मिले। और यदि मैं अपील करूंगा कि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए, जिससे आपको आगामी वीडियो स्वतः मिलता रहे और मेरा इस वीडियो बनाने का प्रयोजन जो है वो सफल होता रहे। आइए हम सीधा प्रश्न पत्र पर चलते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बहुत सारे रेलवे आज की डेट में CBT स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ ही रेलवे में रह गया है जहां पर अभी ऑफलाइन ले रहे हैं OMR सीट के तहत। तो ये CBT टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो सभी डिवीजन में एक साथ कंडक्ट किया गया है। इस प्रश्न पत्र का सलूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ फ्रिक्शन रिंग ऑफ द LHB ब्रेक डिस्क W640B110 PGUP। ये जो है, ये जो आपका प्रोवाइड किया गया है उसका नंबर है। जो आपके LHB में डिस्क ब्रेक लगा है उसका ये है, जो आपका ब्रेक पैड लगा हुआ है उसका नंबर है ये। तो यहाँ पर ब्रेक डिस्क का डाया पूछ रहा है, तो डायमीटर जो है ये 640 mm रहता है। तो ये आंसर करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूसरा है, विड्थ ऑफ न्यू LHB ब्रेक पैड। ब्रेक पैड जो यूज होता है वो LHB में, उसका न्यू जो थिकनेस होता है, यहाँ पर थिकनेस नहीं लिखा है, विड्थ लिख दिया है, तो इसका 35 mm होता है और कंडमिंग डायमीटर इसका 7 mm होता है। यानी नीचे हम 7 कर दे रहे हैं तो आपका ये कंडमिंग रहेगा, ये आप जान लीजिए। ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंप वाल्व है, यानी डंप वाल्व इज द कंपोनेंट ऑफ द WSP के कंपोनेंट है। तो ये डंप वाल्व जो प्रोवाइड किया गया होता है, ये 4 नंबर्स लगते हैं एक कोच में, यानी प्रत्येक एक्सल पर एक डंप वाल्व लगा होता है जिसका काम होता है टू मेंटेन अप्रॉक्सीमेटली सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेस। तो ये भी सही है। टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, ये भी सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C, A एंड B बोथ आर द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द ब्रेक एक्सीलरेटर? ब्रेक एक्सीलरेटर ये क्या है? ब्रेक एक्चुएटिंग डिवाइस है या इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस? एक्चुअल में इसका नाम ही है इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलरेटर, जो कि 2 कंडीशन में काम करता है। यदि आपका कोई ACP करता है, अलार्म चेन पुलिंग करता है, उस कंडीशन में, और दूसरा रहता है जब इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो उस कंडीशन में लगता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलरेटर इज। इसका मुख्य क्या कार्य है? इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ रेक, पार्शियल ब्रेक इन ईच कोच ऑफ रेक, सिमिलर ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ रेक, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन है, तो इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ रेक मतलब प्रत्येक कोच में ये क्या करता है, हेल्प करता है आपका ब्रेक लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PEASD? PEASD मतलब पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। ये जो है ये आपके LHB और इस ICF में लगे रहते हैं, तो उसका फुल फॉर्म ही हो गया पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर हो गया। व्हाट इज वर्किंग प्रेशर रेंज ऑफ नाइट्रोजन सिलेंडर इन फायर सप्रेशन सिस्टम इन LHB कोचेज? आपको पता हो कि LHB कोचेज में फायर सप्रेशन सिस्टम 2 तरह के कोचेज में लगा होता है। एक तो पावर कार में लगा रहता है, दूसरा पेंट्री कार में लगा होता है, जिसमें हम कहते हैं FDSS फायर एंड सप्रेशन सिस्टम रहता है, और FSDS जो लगा होता है वो अदर कोचेज में, AC कोचेज में लगा रहता है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन और फायर सप्रेशन सिस्टम में नाइट्रोजन और वाटर 2 सिलेंडर रखे रहते हैं। तो नाइट्रोजन में जो है 150 से 200 kg/cm² का प्रेशर होता है। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, C।
ब्रेक एक्सीलरेटर इन एलएचबी इज कनेक्टेड टू, ब्रेक एक्सीलरेटर जो एलएचबी कोच होता है उसमें कनेक्ट किया गया है। पहले ही बता दिया गया कि ब्रेक एक्सीलरेटर ये सभी कोच में समान रूप से ब्रेक एप्लीकेशन हो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इसलिए लगाया गया है। और ये डायरेक्ट बीपी के लाइन से कनेक्टेड रहता है, मतलब मेन पाइपलाइन जो बीपी का गया रहता है उसी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इन एलएचबी कोचेज हैविंग एयर स्प्रिंग हाउ मेनी फीबा, फीबा मीन्स फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। ये डिवाइस जो लगाया गया है हर एक कोच में, एलएचबी के कोचेज में लगाए गए हैं जिसमें एयर स्प्रिंग प्रोवाइड किया गया है। तो अगर एयर स्प्रिंग है तो एक ट्राली में लगेगा एक फीबा और दूसरे ट्राली में दो, तो यानी इसमें कह रहा है कोच के लिए पूछ रहा है तो दो लगेगा फीबा डिवाइस, दो लगेगा पर कोच, यानी पर ट्राली एक लगा होता है। इन एलएचबी कोच हैविंग एयर स्प्रिंग हाउ मेनी डुप्लेक्स चेक वाल्व। देखिए डुप्लेक्स चेक वाल्व क्या होता है, आपका लेफ्ट और राइट जो एक ट्राली पर एयर स्प्रिंग लगा होता है सेकेंडरी सस्पेंशन में, उसको आपस में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पूछ रहा है पर कोच, तो चूंकि दो ट्राली है तो आपका 4 एयर स्प्रिंग लगेगा, एक ट्राली पर 2 लगेगा लेफ्ट और राइट, तो उसको आपस में कनेक्ट करेगा। तो इस तरह से डुप्लेक्स चेक वाल्व 2 लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2 डुप्लेक्स चेक वाल्व लगेगा। इस डुप्लेक्स चेक वाल्व का काम क्या है आप ये जान लीजिए। जब लेफ्ट और राइट के एयर स्प्रिंग में किसी भी तरह से अगर लीकेज वगैरह हो रहा है, जब दोनों एयर स्प्रिंग के बीच 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो जिस तरफ ज़्यादा प्रेशर है उधर से कम तरफ की तरफ ये आने लगेगा, प्रेशर अलाउड कर देता है डुप्लेक्स चेक वाल्व। इसमें 3 mm का चोक लगा रहता है जिससे लिमिटेड प्रेशर ही देता है, यानी पहले अपने को हेल्प करेगा फिर साइड वाले को हेल्प करेगा। तो ये 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर डिफरेंस पर ही एक्टिवेट होगा डुप्लेक्स चेक वाल्व। इन एलएचबी कोच हैविंग एयर स्प्रिंग हाउ मेनी लेबलिंग वाल्व्स। देखिए लेबलिंग वाल्व ये सभी एयर स्प्रिंग के लिए लगा होता है, यानी जो एयर स्प्रिंग में जाता है लोड लेबलिंग वाल्व, ये लोड को लेवल करने वाला वाल्व ही है। तो एयर स्प्रिंग लगा रहता है तो 4 एयर स्प्रिंग लगे रहेंगे, तो इस तरह से 4 लोड लेबलिंग वाल्व लगा रहता है। अब ये लोड लेबलिंग वाल्व का लीवर जो होता है इंस्टॉलेशन लीवर से कनेक्टेड होता है। तो अगर आपको लोड लेबलिंग वाल्व के साथ में कभी इंस्टॉलेशन लीवर पूछ ले तो इंस्टॉलेशन लीवर भी 4 रहेगा, यानी अगर एयर स्प्रिंग है तो फीबा 2 हो गया एक कोच में, एक कोच में डुप्लेक्स चेक वाल्व 2 हो गए, एक कोच में आपका लोड लेबलिंग वाल्व 4 हो गया, और एक ही कोच में अगर एयर स्प्रिंग है तो इंस्टॉलेशन लीवर भी 4 रहेगा। तो इस तरह से आपका ये सब एयर स्प्रिंग से संबंधित क्वेश्चन था, ये सभी आपके क्लियर हो गए और 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेफ्टी वाल्व फिटेड इन लिक्विड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन। टैंक वैगन में सेफ्टी वाल्व इनसाइड डोम फिट रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। 30 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCA। IRCA जो होता है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ कोडल है, यहाँ कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल नहीं, ये इसका हेडक्वार्टर जो है आपका दिल्ली में है IRCA। जैसे रेलवे के लिए पार्ट 3 पार्ट 4 जो मेंटेनेंस का है कोचिंग और वैगन का, तो यहीं से बनता है। तो IRCA इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। द कपलर फॉर ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम इज द कलर फॉर ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम। तो बीपी का आपका ग्रीन रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द कलर आप है यप्पी फीड पाइप जो है आपका वाइट रहता है। तो ये तो वेल नोन क्वेश्चंस है, आपका बीपी का ग्रीन रहता है और यप्पी का वाइट रहता है। एसएबी एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन स्लैग एडजस्टर बैरल जो होता है, कभी कभी फुल फॉर्म आता है एसएबी का, तो एसएबी का स्लैग एडजस्टर बैरल, ये व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक के बीच में जो क्लियरेंस होता है उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। OMRS फुल फॉर्म क्या पूछ रहा है। OMRS जो होता है ये है ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक, ओवरऑल ऑनलाइन मेंटेनेंस ऑफ रोलिंग स्टॉक, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक के लिए आपका ये फुल फॉर्म यूज होता है OMRS। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ रूफ सीट इन ICF कोचेज। देखिए ICF कोचेज का जो रूफ सीट का थिकनेस होता है ये 1.6 mm होता है, और अगर यही LHB पूछ लेगा तो LHB में होता है 1.25। ये आप जान लीजिए, दिस इज फॉर LHB।
LHB। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द CBC कपलर ऑफ द LHB कोच। LHB कोच में AAR-H टाइप का कपलर यूज किया जाता है। AAR-H टाइप हाई टेंसाइल H टाइप का कपलर यूज होता है। और ये क्या करता है कपलर, CBC सेंटर बफर कपलर, यानी इसमें बफर भी सेंटर में आ गया है। इट कंबाइंस द ड्रा एंड बफिंग गियर्स इन वन, यस ये भी राइट है। इट कैन ट्रांसमिट बोथ द टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स, ये भी राइट है, ठीक है। अब बाई इट्स स्पेशल डिजाइन इट हिंडर्स द क्लाइंबिंग ऑफ द व्हीकल्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी CBC सेंटर बफर कपलर में ड्रा एंड बफिंग गियर दोनों रहता है और ये टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स दोनों को करता है, और एंटी क्लाइंबिंग फीचर इसे कहते हैं, या इसमें कहा है कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट ये हिंडर करता है, क्लाइंबिंग नहीं करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 19 नंबर का। As per the RDSO instruction issued in 2019, which of the following is the true about the dump valve choke size? देखिए जो 2019 में RDSO का इंस्ट्रक्शंस रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO का जो फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, तो ये आपका एडिशनल क्वेश्चन हो गया। अब 2019 में एक डंप वाल्व के चोक साइज से संबंधित इसने इंस्ट्रक्शन निकाला। वो क्या था कि जो इनलेट वाल्व है, यानी डंप वाल्व जब शुरू करेगा तो इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दो तरह के चोक थे इसमें। और आपको पता है ये KBIL और FTIL और नार फेबली और स्कॉट, ये 3 तरह के एयर ब्रेक सिस्टम है। तो उसमें क्या है कि एग्जिस्टिंग 5 mm चार्जिंग चोक शुड बी रिप्लेस्ड विथ 9 mm और एग्जिस्टिंग 6 mm चार्जिंग चोक शुड बी रिप्लेस्ड। अब आपको कॉमनली याद भी रखना है, हमेशा इस क्वेश्चन को भी जानना है। इसमें क्या कर दिया, सभी में से एग्जिस्टिंग चोक को हटा दिया, रिमूव कर दिया, और सभी इनलेट चोक का जो डिफरेंट साइज थे, किसी के 5.5 थे, किसी का 6 mm था और 8.8 था, तो सबको कॉमन कर दिया, सबका 9 mm कर दिया, ठीक है। तो ऑल ऑफ एबव आर द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके लिए पूरी जानकारी हो गई। यानी आपको ये जानकारी हो गया कि एग्जिस्टिंग चोक जो आउटलेट का चोक था उसको हटा दिया और इनलेट चोक सभी का साइज 9 mm कर दिया चोक साइड डंप वाल्व का। और ये भी बता दिया कि आपको प्रत्येक कोच में अगर LHB का है तो 4 डंप वाल्व मिलेंगे एंड डंप वाल्व इज द कंपोनेंट ऑफ द WSP सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटी वाइज कलर कोड स्कीम इज इनकरेक्ट फॉर द LHB एयर स्प्रिंग। LHB एयर स्प्रिंग में आपको 4 तरह के कैपेसिटी के आपके आए हैं एयर स्प्रिंग, जिसमें 180 किलो न्यूटन, 160 किलो न्यूटन, 140 किलो न्यूटन, 120। तो 120 वाला ग्रीन कलर का रहता है, लाइट ग्रीन, ये भी बराबर है। 140 रेड कलर का रहता है, ये भी बराबर है। स्काई ब्लू 160 रहता है, ये भी बराबर है। और हाँ ये भी बराबर है। और 180 न्यूटन जो होता है ये ग्रे कलर का होता है, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि ये सही आंसर पूछेगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज ऑफ दैट कि 180 किलो न्यूटन इज ए ग्रे कलर है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर द सेम एक्सल इन BG कोचेज इज व्हाइल टर्निंग द व्हील। देखिए सेम एक्सल पर पूछ रहा है, तो एक ही एक्सल के दोनों व्हील के डायमीटर में कोचेज के लिए पूछ रहा है, तो 0.5 mm का डिफरेंस परमिसिबल वेरिएशन चलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब ये तो सेम एक्सल में पूछ लिया, अब आपको कोई भी रखना है कि कभी पूछ लेगा सेम बोगी में, तो सेम बोगी में 5 mm रहता है। और अगर पूछ लेगा सेम कोच में BG कोचेज, तो सेम कोच में पूछ लेगा, जैसे यहाँ सेम एक्सल में पूछा है, सेम कोच में पूछ लेगा, तो ये हो जाएगा 13 mm आपकी, ये कोचिंग के लिए है। अगर यही गुड्स का पूछ लेगा तो 0.5 mm सेम एक्सल में और 13 mm हो जाएगा आपका सेम बोगी में, और 25 mm हो जाएगा वहाँ सेम कोच सेम वैगन में। ये तो 13 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा सेम वैगन में। ये वैगन के लिए है और ये कोच के लिए है।
द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन ICF कोच थ्रू। वेट ऑफ बॉडी जो है, वेट जो होता है ट्रांसमिशन होता है ICF में, ये थ्रू साइड बियरर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी हो गया, साइड बियरर। द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ बफर। मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट पूछ रहा है तो 1105 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मिनिमम कितना होता है नॉर्मल कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में 1090 होता है, ठीक है। 1090 लिखिए, 1090। और अगर लोडेड कंडीशन में पूछ लेगा तो 1030, ये लोडेड कंडीशन में है, जो 1030 लिखा है ये लिख दिया मैंने, यानी लोडेड कंडीशन में होगा। तो आपके सभी क्वेश्चंस बफर हाइट से संबंधित बता दिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WSP? मैंने 2 बार नाम लिया WSP। व्हील स्किडिंग प्रोटेक्शन, व्हील स्लो प्रोटेक्शन, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हील टाइपिंग इज डन टू डिटेक्ट। व्हील टाइपिंग आज भी बहुत सारी जगह किए जा रहे हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस व्हील टाइपिंग करते हैं। ये बहुत ही रिलायबल फैक्टर है चेक करने का। एनी हेयर क्रैक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एनी हेयर क्रैक जो होता है ये व्हील टाइपिंग से डिटेक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन रिफर्ड एज हार्ट ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम। हार्ट ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द POH पीरियाडिसिटी ऑफ ART, ARME, ARMB कोचेज एज पर 2021? देखिए इसमें खुद ही ऑलरेडी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन पूछा है, तो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग POH यानी पीरियाडिकल ओवरहालिंग 48 मंथ कर दिया गया है। तो आपको ये एकदम याद हो जाए, तैयार रहे। और इससे संबंधित मैंने एक वीडियोस पहले ही बनाया है, सभी कोचेज के POH पीरियाडिसिटी और IOH पीरियाडिसिटी आपके वैगन्स के और कोचेज के, तो उसको आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएगा। उसको भी मैं लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस पर आधारित बनाया हूँ, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके वीडियो को दे दिया है, तो ज़रूर आप देख लीजिए। एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज डन। इंटेंसिव क्लीनिंग जो है किसी भी कोच का किया जाता है कितने इंटरवल बार? 1 मंथ बाद, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। परमिटेड फ्लैट फेसेस ऑन ICF व्हील। ICF में जो कोच है उसके लिए 50 mm है, तो ऑप्शन नंबर पे ये बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये वैगन के लिए है परमिटेड फ्लैट प्लेसेस। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको सब लोग याद रखिए। नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन LHB कोचेस। देखिए LHB में डिस्क माउंटेड ब्रेक सिस्टम है, और एक एक्सल पर 2 डिस्क लगे हुए हैं, और हर एक डिस्क के लिए जो ब्रेक कैलिपर है उसमें आपका एक सिलेंडर लगा है। तो इस तरह से आपके 4 एक्सल हो जाएंगे, तो 4 पर हर एक पर 2-2 लगा है, तो 8 हो जाएंगे। तो 8 जो है आपका ब्रेक सिलेंडर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और प्रत्येक जो सिलेंडर होता है इसका डायमीटर जो है डी इक्वल टू 10 इंच, 10 इंच होता है, ठीक है, 10 इंच। थोड़ा ये लिखने में परेशानी कर रहा है, 10 इंच होता है, तो आप नोट कर लीजिए 10 इंच। और अगर यहीं पर ICF का पूछ लेगा तो ICF में 4 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, जो बोगी माउंटेड है, और उसका 8 इंच होता है डायमीटर, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला है देखिए, एज मेंशन्ड इन मेंटेनेंस मैनुअल फॉर वैगन दिसंबर 22। ओह, इट्स ए वेरी गुड, मतलब इन्होंने खुद ऑलरेडी लेटेस्ट मैनुअल पर ही आधारित क्वेश्चन बैंक बनाया है, तो मुझे तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा लग रहा है। एज मेंशन्ड इन मेंटेनेंस मैनुअल रिवीजन इतने EM पैड कंडमिंग साइज EM पैड में 42, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। न्यू साइज कितना है? न्यू साइज 46 है, तो ये आपका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सियन वैगन रिक्वायर रिपेयर हैज़ मोस्ट हैवी रिपेयर बिफोर यूज। देखिए मोस्ट हैवी, ये बॉक्सियन वैगन का रिपेयर जो लेटेस्ट मैनुअल आया है इसमें 3 तरह का दिया गया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो इसमें पेटी रिपेयर होता है, और इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा रिपेयर रहता है, जिसके लिए सिक्लाइन अटेंड करता है। और जो हैवी रिपेयर होता है, वेरी हैवी रिपेयर, वो कैटेगरी नंबर सी वाले बॉक्सियन वैगन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।
व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर? सेंटर बफर कपलर का जो सीबीसी होता है सबसे वीकेस्ट लिंक जो होता है उसका नकल होता है। द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज मार्क 50, ये तो वेल नोन क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे में किस तरह के सेंटर बफर कपलर होते हैं? तो AAR टाइप का यूज किया जाता है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रेल रोड। तो AARS टाइप कपलर, तो यही यूज किया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। व्हाट टाइप ऑफ हेड एंड सैंक आर यूज्ड इन AAR टाइप सेंटर बफर कपलर? तो हेड एंड सैंक जो है ये आपका यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए आपके E और F टाइप दो तरह के रहते हैं, तो ये आपके दो तरह के यूज किए जाएंगे। E एंड F। द डायमीटर ऑफ नक्कल पिवट पिन, नक्कल पिवट पिन तो ये 40 mm होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच एमंग द बफर गियर असेंबली एब्जॉर्बिंग द बफर इम्पैक्ट? बफर इम्पैक्ट को कौन एब्जॉर्ब करता है? तो बफिंग स्प्रिंग रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो गया, ये बफिंग स्प्रिंग। ठीक। द ट्रैक्टिव इफर्ट ऑफ द लोको टू द इंडिविजुअल वैगन इज ट्रांसमिटेड। ट्रैक्टिव इफर्ट मतलब खींचने वाला, खींचने वाला क्या है? ड्रा गियर। तो ड्रा एंड बफिंग गियर लगा रहता है, तो यहाँ पर आपका ये ड्रा गियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर द पार्ट ऑफ, देखिए क्लेविस एंड क्लेविस पिन क्या होता है? ये आपका जैसे सीबीसी होता है, तो ये ट्रांजिशन टाइप के जो कपलर होते हैं जिसको हम लोग बेबी कपलर बोलते हैं, जिसमें आपका सीबीसी प्लस स्क्रू कपलिंग दोनों लगा रहता है, तो उसमें ये क्लेविस और क्लेविस पिन रहता है। उसको उठा करके अगर हमको सीबीसी से ऐड करना है तो सीबीसी से कपल कर देते हैं। अगर मान लीजिए किसी जगह ऐसा हो गया कि हमारे पास ये ट्रांजिशन कपलर है और सामने वाला जो कोच है उसमें जो है वो आपका स्क्रू कपलिंग है, तो ये इंजन में लगा रहता है ट्रांजिशन कपलर, आपको ये यूज कर लिया जाता है। तो हम किसी कोच को या जिस रोलिंग स्टॉक को ऐड करना है, जोड़ना है, अगर उसमें स्क्रू कपलिंग है तो इंजन से आराम से कपल कर देंगे, तो इसलिए इसको ट्रांजिशन कपलर बोलते हैं। मिनिमम डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑन बॉक्स वैगन, बॉक्स वैगन, बॉक्स वैगन मतलब UIC बोगी बोल रहा है, तो बॉक्स वैगन का कितना है? 860, यानी ये है आपका 860, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बॉक्स वैगन। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बहुत सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर बॉक्सियन दिया होता है तो 906 हो जाता है, बट बॉक्स दिया है तो ये 860 रहेगा। द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सियन, देखिए यहाँ एन मतलब एयर ब्रेक सिस्टम हो गया BRN, और इसका क्या हो गया, कितना है? तो ये 20.32 टन है, तो आपका 22.32 टन, या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द कलर कोडिंग डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक येलो, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ एयर ब्रेक। तो इसके लिए DB का तो ऐसा कोई ख़ास कलर तो गुड्स के लिए और इसके लिए नहीं दिया गया, मोस्टली ये ब्लैक ही रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे ब्लैक कलर में आता है, कोचिंग वगैरह में इसको ग्रीन पेंट भी कर देते हैं, बट गुड्स के लिए है ब्लैक कलर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर गुड्स ट्रेन? गुड्स ट्रेन कंट्रोल रिजर्वायर CR की बात कर रहा है, CR 6 लीटर होता है, CR 6 लीटर। नॉट ओनली गुड्स, आपको ये भी याद रहे कोचिंग के लिए भी 6 लीटर है, और LHB के लिए भी है, ICF के लिए कैपेसिटी 6 लीटर है, ठीक है, जिसमें BP का प्रेशर जाता है 5 kg का। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, व्हील गेज जो होता है ये 1600 प्लस 2 1600 1600 नॉर्मल कंडीशन में आप लिखिए 1600 +2 -1 +2 -1 लिखिए, +2 -1, थोड़ा ये लिख नहीं पा रहे हैं हम बराबर, आप नोट करते जाइए। 1600 +2 -1 ये रहता है, और ऑफ लोड कंडीशन में ही लिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन CTRB द ग्रीस यूज पर एक्सल इज 455 ±30 ग्राम्स यूज करते हैं। RDSO है स्टिपुलेटेड 3 इंटरमीडिएट प्रोफाइल BCN बॉक्सियन वैगन फ्लेंज के लिए 3 इंटरमीडिएट प्रोफाइल वार्म व्हील प्रोफाइल किया जाता है, 20, 22 और
25, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 25 रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। द न्यू डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ BOY, ऊपर वैगन है BOY, तो इसका 1000 आता है न्यू, तो आपका 1000 ही रहेगा। द कंडमिंग डायमीटर ऑफ BOBR, व्हील का कंडमिंग 906 रहता है, एयर ब्रेक सिस्टम है। द रेडियस एट द रूट ऑफ द फ्लेंज ऑफ न्यू वार्न व्हील प्रोफाइल 14 mm न्यू है, और कंडमिंग 13 mm, बहुत कम, केवल 1 mm का मार्जिन दिया है आपका, तो ये आपका 14 mm हो गया। ये तो व्हील डिफेक्ट से संबंधित है, तो व्हील डिफेक्ट का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख लीजिए, लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। व्हाट शुड बी द परमिसिबल लिमिट ऑफ ओवलिटी एंड टेपर ऑफ द जर्नल, जर्नल के लिए ओवलिटी एंड टेपर 0.1 दिया गया है आई थिंक, तो ये सही है 0.1। अब यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम लैटरल प्ले बिटवीन द एक्सल बॉक्स लग एंड हॉर्न चेक ऑफ UIC टाइप, UIC टाइप ट्रॉली के लिए पूछ रहा है, तो ये मिनिमम लैटरल प्ले पूछ रहा है। लैटरल प्ले 20 mm दिया गया है, ये तो मैनुअल का ही क्वेश्चन है। मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस, ये भी UIC के लिए दिया गया है, मैक्सिमम 18 mm है, इसको आपको याद रखना है डेटा। व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल, एक्सल में कैप जो है अलग से लगता है, रोलर बियरिंग सेपरेट लगता है। ये जर्नल जो होता है ये इंटीग्रेटेड पोर्शन होता है। जर्नल मतलब जहाँ पर आपका व्हील आकर के प्रेस फिट करके बैठाया जाता है, तो उसको जर्नल, उभरा हुआ पोर्शन एक्सल का, थोड़ा सा डाया ज़्यादा एक्सल से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसका डाया, तो ये जर्नल इज द इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल। नेक्स्ट है कंट्रोल रॉड डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक वैगन इज, कंट्रोल रॉड रहता है ये 32 mm, ठीक। और पूछ रहा है पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सियन वैगन ऑफ एम्प्टी कंडीशन, ये 57 नंबर का क्वेश्चन है। एम्प्टी कंडीशन में 85 ± 10 रहता है, और लोडेड कंडीशन में 130 ± 10, तो आपको एम्प्टी और लोडेड दोनों याद रखना है। डर्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन्ड विद इन एट द टाइम ऑफ ROH, ये डर्ट कलेक्टर मतलब वैगन के लिए पूछ रहा है, इसलिए एट द टाइम ऑफ ROH हो गया। द डायमीटर ऑफ द ब्रांच पाइप ऑफ द BP टू DB इन वैगन, ये जो है आपका रहता है ये 20 mm, ठीक है। फॉर टेस्टिंग 60 नंबर का क्वेश्चन, फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर लोकोमोटिव द टेस्ट प्लेट होल, टेस्ट प्लेट होल RDSO ने ये बताया है 7.5 mm का टेस्ट प्लेट होल रहता है, जो आपके इंजन टेस्टिंग के लिए होता है। जब भी इंजन और रेक के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि प्रेशर नहीं बिल्डअप हो रहा है, एट दैट टाइम पर आप इंजन टेस्टिंग करते हैं, तो 7.5 mm के होल से चेक किया जाता है। द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर इन BVZC आपका ये जो आपका गार्ड वाइन रहता है जिसे बोलते हैं, उसका रहता है 305 mm, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड, देखिए यहाँ दो रहते हैं, BVZC होता है, BVZI भी होता है, और BVCM, 3 तरह के आपके वैगन्स में जो है गार्ड के लिए रहता है। 62 नंबर क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड द बैरल ऑफ SAB नेम्ड एज A डायमेंशन, इसी को हम A डायमेंशन कहते हैं। और पहले वाले क्वेश्चन में यही पूछा गया था, जो ये रहता है क्या मेजर करता है A डायमेंशन, तो क्लियरेंस मेंटेन करता है किसका, ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच। 63 का क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ ट्विन पाइप सिस्टम। अब ये CR है, तो कंट्रोल रिजर्वायर मतलब CR की बात कर रहा है, तो चाहे ट्विन पाइप हो चाहे सिंगल पाइप हो, उसमें 5 kg का ही प्रेशर जाता है BP का, पहले भी बताया। द न्यू वैगन व्हाट इज द डोर विथ क्लियर टॉलरेंस परमिटेड, डोर विथ टॉलरेंस जो आपका नया मैनुअल है, नए मैनुअल में दिया है, वो होता है ऑप्शन नंबर D +3 - 0, डोर विथ टॉलरेंस। मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैस्नप बोगी इज, मेंटेनेंस मैनुअल है G95, कैस्नप बोगी के लिए है जो आपका मेंटेनेंस मैनुअल। अब ये आपके तो ये मेजर खरीफ क्रॉप इन इंडिया भी मुझे लगता है कि टेक्निकल क्वेश्चंस आपके ख़त्म हो गए 65, और अब जो है थोड़ा सा जनरल क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो खरीफ फसल यानी जो जून से अक्टूबर के बीच में होते हैं,
तो मेजर खरीफ क्रॉप्स क्या है, राइस है। राइस तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट है। व्हीट मेजर, ये मेजर दूसरे नंबर पे आता है, ये खरीफ पे है। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाई, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ये क्या है कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, वेट वेपर अवेलेबल इन द एयर। तो वेट वेपर जो अवेलेबल है एयर में, इसको साइक्रोमीटर चार्ट से इससे माप लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये ट्रेडिशनल है, जो अभी लेटेस्ट मेथड्स में यूज करते हैं हाइग्रोमीटर यूज करते हैं, बट हाइग्रोमीटर नहीं है, यहाँ हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर क्या होता है, इस पे स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं। यस जी करते रहा हूँ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं हाइड्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर होता है तो भी राइट आंसर होता है, और ये साइक्रोमीटर है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द 1 इज द करेक्ट आंसर। द अर्थ इज एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। एफेफिलियो ऑन क्या कर रहा है, ये जो रहता है यहाँ एक्चुअल में APHEL है, एफेलियन का स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा है इसलिए वो है। ये लार्जेस्ट रहता है ये जुलाई में, 4 जुलाई। एफेलियन का मतलब होता है इलेप्टिकल हो जाता है, इलेप्टिकल रहने पर ये 4 जुलाई को होता है सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। इंडिया लाइज इन द हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर इंडिया लाइज, तो अपना जो ये रहता है हेमीस्फेयर, ये आपका नॉर्थ एंड ईस्टर्न, यानी नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ और ईस्ट यानी राइट में, तो इधर आपका हेमीस्फेयर में ये लाइज करता है इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द सतपुत्रा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। दे आर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वैसे भी नर्मदा और तापी है, तो ये मध्य क्षेत्र में जो विंध्यनगर है वहाँ पर है। नर्मदा आपका नॉर्थ में बहता है और ये साउथ में बहता है, तो इन दोनों के बीच सतपुत्रा रेंज है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। जबलपुर WCR का क्वेश्चन बैंक है, इसलिए उन्होंने GS भी लगभग वहीं से। यस, अगला प्रश्न है 71। द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट, स्टेट में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ही इज नोन एज एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। इन लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंट, टेक्स्ट, अदर इमेजेज इनटू डिजिटल फॉर्म। तो ये क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में जो कन्वर्ट कर देता है, इसको स्कैनर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Who gave the call for green revolution? Green revolution, your green revolution, EMS Swaminathan, well-known personality. Option number A is the correct answer. Electric bulb filament is made of, ये तो बहुत जनरल साइंस का क्वेश्चन है। टंगस्टन का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर पर ब्रोमीन होता है, एक नॉन मेटल भी होता है मरकरी भी, बट सबसे बढ़िया रहता है ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज स्टेबल कॉइन रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़, रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़ दैट इज द क्रिप्टो करेंसी, US डॉलर में जो क्रिप्टो करेंसी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कालमकारी आर्ट फ्रॉम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ में ये पूछ रहा है, तो ये कालमकारी एक जो आर्ट है बनाते हैं, इसको आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का है, तो आंध्र प्रदेश है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। मैकेंजिन रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर बेसिन इन विच कंट्री। ये देखिए लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर बेसिन, ये कनाडा में है। विच कंट्री, कनाडा का है। मैकेंजिन रिवर 4221 किलोमीटर है, 4221 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका सॉरी 4241 किलोमीटर, ठीक है, 41। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड ₹750 करोड़ एग्रीश्योर, एग्रीश्योर प्रमोट करने के लिए ये किए हैं इनोवेशन, नाबार्ड ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड यूथ स्किल डे एवरी ईयर, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखिए जीके आपका खत्म हुआ, इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए कुछ। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर मी, ब्रेकफास्ट इज A and the बेस्ट मील ऑफ द डे। तो
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स। आई बॉट, ए एन डी लगाना है तो ए हार्स, हार्स वावेल्स है, एन ऑक्स एंड ए बफेलो, बफेलो आपका वावेल्स है, ऑक्स जो है नहीं कॉन्सोनेंट है हार्स और बफेलो, और ऑक्स जो है वावेल है, तो ऑक्स के पहले एन लगेगा, बाकी के पहले ए लग जाएगा, तो ए एन ए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन मध्य प्रदेश बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंदौर, जबलपुर, मिनी बॉम्बे इंदौर को बोला जाता है, तो बॉम्बे भी मेट्रोपॉलिटन में है इंदौर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स आर हीरोज। ये तो बहुत पॉपुलर नेम है, लीजेंड बोलते हैं। जो पुराने लोगों के मतलब पुरानी जो प्राचीन काल की चीज़ों को बताया जाए तो वो लीजेंड। डिटेक्ट एरर इन पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछ लिया यहाँ। राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, तो इरर राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, कोई इरर नहीं है, नो इरर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, फिर जी के आ गया। वेयर इज द फेमस खजुराहो ग्रुप टेम्पल लोकेटेड। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, तो ये एमपी का है, तो एमपी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए हैं। विच सिटी इन मध्य प्रदेश इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक। सिटी ऑफ लेक भोपाल को बोला जाता है, ठीक है, झीलों का शहर भोपाल। सांची स्तूपा इज इन विच स्टेट, तो विच स्टेट, तो ये भी तो आपका तो क्या कर दिए हैं, यूनेस्को ने सांची का स्तूप को हेरिटेज घोषित किया है, और मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश के सांची में है, भोपाल से कुछ दूरी पर है, तो मध्य प्रदेश यहाँ स्टेट पूछ रहा है। व्हाट इज द स्टेट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का स्टेट रिवर नर्मदा है, नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द स्टेट फ्रूट ऑफ एमपी। एमपी का स्टेट फ्रूट पपाया, मैंगो, गुआवा, इस तरह मैंगो है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अजीत है जे, ओह अब आगे आपके मैथ आ गए, तो देखिए मैथ के लिए बहुत आपको सीरियस नहीं होना, क्योंकि मैथ को यहाँ पर सॉल्व करना थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरा ये पेन भी नहीं चल रहा है, तो इसके आंसर्स मैं बता देता हूँ, और बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा जहाँ ज़रूरत हुआ। अजीत है जे सर्टन एवरेज ऑफ 9 इनिंग्स, इन द 10th इनिंग्स ही स्कोर्स 100 रन्स, देयर बाई इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाई 8 रन्स। देखिए एवरेज में हमेशा होता है कि टोटल का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके टोटल नंबर्स को ले करके आप डिवाइड कर दीजिए, तो इसके आंसर आ जाएंगे। और वैसे जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है वो करेक्ट आंसर है आपका 28। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि 9 इनिंग्स में पूछ रहा है कि अजीत है सर्टेन एवरेज, मान लीजिए यक्स एवरेज था, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 9 यक्स हो जाएगा, मतलब ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब 10th इनिंग में ही है जी स्कोर 100, तो ये 9 का 9 यक्स था, अब 10 में कितना हो जाएगा, 9 यक्स प्लस 10, टोटल मैं कर रहा हूँ, तो टोटल रन इतने हो जाएंगे। अब कह रहा है कि अगर ये 100 रन जोड़ दिया तो एवरेज उसका 8 बढ़ गया, यानी पहले यक्स था, अब एवरेज कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 8 हो जाएंगे। तो अब इसको आपका इक्वेशन बन गया। इक्वेशन क्या हो गया कि अब आपको ले लेना है 9x, चूँकि टोटल रन हो गया 9x प्लस 100 अपान इनिंग आपका 9 इनिंग पहले था, 10 ये हो गया, तो अपान 10 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज आपका x प्लस 8। अब ये आप इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए, आप सॉल्व करके निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आपका 28 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपको केवल 9x प्लस 100 अपान 10 इक्वल टू x प्लस 8, यानी चूंकि ये टोटल रन हो गया, 9 में 9x था प्लस 100 और बना दिया, अपान टोटल 10 हो गया, ये इक्वल टू आपका निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए द स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद इज 100 किलोमीटर पर आवर, while when coming back from इलाहाबाद टू नागपुर इट्स स्पीड इज 150 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो जाने का और आने का स्पीड बटे आपका, चूंकि जाने आने का है तो 2। देखिए
इसका अगर शॉर्टकट मैं बता दूं तो एवरेज स्पीड जो निकालते हैं उसका फार्मूला होता है एक प्रकार से, चूँकि हार्मोनिक मोशन से लेते हैं, तो 2v1 पहला का स्पीड कितना था, तो पहला 100 kmph था, इंटू v2 अपान v1 प्लस v2। तो अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100 इंटू आपका 150 अपान 100 प्लस 250, 150 सॉरी, यहाँ 150 है तो 150। अब ये हो गया 200 गुणे 150, तो 15 दूना 30, तो 30 के बाद हो गया 2 1 3, 3 जीरो लग जाएगा, अपान ये 250 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 25 25 2 120 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड, थोड़ा लगाने में कर्सर नहीं चल रहा है इसलिए समझ लीजिए, बट मैथ का क्वेश्चन है, आपको हमेशा समझ में आ जाए। अभी आप फार्मूला याद कर लिए तो अब कभी भी एवरेज का आएगा तो आप इमीडिएटली सॉल्व कर लेंगे, 2v1v2 बटे v1 अपान प्लस v2। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन ए सम ऑफ ₹5000 फॉर 3 ईयर्स इन ₹1500, फाइंड द रेट परसेंटेज। यानी अब अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं या SI निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणे दर यानी R गुणे समय यानी T अपान 100, यही करते हैं। तो अब अगर इसमें पुटअप कर देंगे वैल्यू, P की जगह 5000 कर दीजिए, R की जगह आपको पता करना है, और T की जगह 3 ईयर्स, तो जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 10%। तो 10% को अगर आप करेंगे तो कन्वर्ट, तो आपका 0.1 आ जाएगा। 10% मतलब 10/100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ परसेंटाइल में पूछ लिया है एकदम, तो 10/100 तो 0.1। अब जो है अगला प्रश्न देखिए, ये आपका हो गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स ऑन प्रिंसिपल। यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कम रहेगा। तो अब यहाँ प्रिंसिपल दिया है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का तो ये हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है फार्मूला, CI इक्वल टू आपका हो जाएगा मूलधन यानी प्रिंसिपल, ये 1 प्लस R बटे 100 और पावर n मतलब टाइम हो गया, R मतलब रेट हो गया। तो सब तो दिया है यहाँ आपको, यानी जो पहला वाला फार्मूला है, इस फार्मूले में जो ऊपर का फार्मूला है उसमें आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना है पुटअप करके वैल्यू, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर लेंगे, तो वही ये पूछ रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो आ जाएगा आपका 5। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 0.5% रिटेन एज ए डेसिमल, 0.5% मतलब 1/2, कोई यहाँ नहीं, हम 0.5 लिखते हैं। अब इसको परसेंट कह रहा है तो यानी डिवाइडेड बाई 100 और कर दीजिए, तो यानी 0.005 हो गया, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, A एंड B आर 2 फिक्स्ड पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड C इज ए पॉइंट ऑन AB such that AC is 3 centimeter. Okay, if the length of AC is increased by 6%, the length of CB is decreased by। साथियों, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ABR 2.65, तो AB दे रहा है ये 5 सेंटीमीटर और AC ऑलरेडी दिया हुआ है 3। ठीक, तो अब CB कितना हो गया, CB आपका हो गया 5 माइनस 3, तो ये हो गया 2, ये इतना तो कन्फर्म हो गया। अब ये कह रहा है कि AC को हम 6% इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा AC आपका 3 है, तो अगर AC को हम 3 कर दिए, 6% बढ़ा दिए, तो न्यू AC यानी AC कर दिया, तो 3 प्लस 6 3 18.18, यानी ये हो गया हमारा 3.18 न्यू आपका AC। ये कह रहा है कि लेंथ हमने 6% AC का बढ़ाया तो 3.18 हो गया।
द लेंथ ऑफ सी बी डिक्रीज, यानी सी बी पहले हमें मिल गया है 2, तो ये कितना डिक्रीज होगा। अब ये क्या हो गया कि हमारा, तो अगर 3.18 माइनस 2 कर दिए तो यानी हमारा 1.18 बचा आपका ये न्यू सी बी। न्यू सी बी 1.18, नहीं नहीं, ये न्यू सी बी नहीं होगा। न्यू सी बी कैसे होगा, ये तो सी बी पहले ए बी माइनस ए सी किया, अब हमारा न्यू ए सी 3.18 आ गया और ए बी 5 है, तो न्यू सी बी जो होगा हमारा, न्यू सी बी ये क्या आ जाएगा, जो पहले का ए बी है यानी 5 और माइनस 3.18, तो अब ये 3.18 कर दिए तो हमारा ये आ जाएगा 1.82, ये बनेगा न्यू सी बी। चूँकि अभी न्यू ए सी ये हुआ 3.18, तो न्यू ए सी पहले वाला ए सी 3 था, तो हमारा सी बी 5 माइनस 3 निकला था। अब जो है न्यू ए सी आपका ये हो गया 3.18, तो ए बी माइनस ए सी कर दिया तो ये 1.82। अब हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज क्या निकालना है कि ये पूछ रहा है कि 6 पर द लेंथ ऑफ सी बी इज डिक्रीज्ड बाई, द लेंथ ऑफ सी बी कितना हो गया, पहले 2 था अब 1.8 है, तो अब कितना हो गया 2.00 माइनस 1.82, तो 1.82 करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ 9 में से 8 यानी 0.8, तो जो कि 0.8 आपका इसमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो 0.06 0.0, तो ये क्वेश्चन का सभी आंसर गलत है हमारे कैलकुलेशन से। देखिए ए बी को एकदम फिर से मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ। ए बी को 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए सी आपका 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ में सी बी मिल गया 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये तो करेक्ट हो गया। अब कह रहा है ए सी जो है 6% बढ़ा दिया, तो ए सी 3 था 6% बढ़ा दिया तो 0.18 बढ़ गया, तो ये 3.18 हो गया। अब हमारा न्यू सी बी कितना हो जाएगा, न्यू सी बी जो पहले 2 था, अब न्यू सी बी जो है ये 3 + 18 हो गया, तो अब न्यू सी बी आ गया 5 माइनस 3.18, तो 1.82 आ गया न्यू सी बी। अब ये कह रहा है सी बी डिक्रीज्ड बाई कितना हुआ, तो 2 पहले था अभी 0.18, तो 0.18 डिक्रीज हो गया, 1.82 कर दिया, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ओके। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए 97, सॉल्व इट 4 + 10 डिवाइडेड बाई 2 + 5। बार्डमास का नियम आप जानते होंगे, तो ये बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको क्या हो गया, 4 + 10 ऐसे करिए 10 डिवाइडेड बाई 2 × 5। अब आराम से आप कर लेंगे। तो क्या है कि काको पहले काटिए ता पीछे दे भाग, यानी पहले डिवाइड कर देना है। तो आपका 4 आ गया, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, इंटू 5, तो अब 5 × 5 25 + 4, तो 25 4 29, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी देखिए बार्डमास का नियम क्या है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ मतलब ये डिवाइड कर दीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए, ऑफ अगर है तो आप का को काटिए, फिर डिवाइड, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ये आप हमेशा याद रखिए। सॉल्व इट 0.1 × 0.01 अच्छा प्लस 1 + 1.001। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 0.10.01। अब पहले इसको मल्टीप्लाइड कर लीजिए, फिर आपको प्लस करना है, तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो डेसिमल और बढ़ जाएगा, तो एक डेसिमल यहाँ है, चूँकि राइट में 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, राइट में लेफ्ट में रहना चाहिए, तो यहाँ 0.1 है राइट में, तो ये अब ये 0.001 हो गया ये। अब प्लस 1.001 जोड़ लेंगे तो 1.002, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 99 देखिए, इफ 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 75% ऑफ बी, देन ए इज टू बी इक्वल टू। तो यार बढ़िया क्वेश्चन है। तो 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 75% ऑफ बी, ये दोनों बराबर है, यही कह रहा है बराबर। तो 2/3 ए इक्वल टू 75% को आप 75/100 कर लीजिए तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 बी।
अब कह रहा है A/B, तो A/B क्या हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए, इक्वल टू 3/4 गुणे, चूंकि हमने B को इधर लाया, अब ये ऊपर जाएगा उधर, तो ये ऊपर जाएगा तो भिन्न में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाले नीचे, तो यानी 3/2 आ जाएगा, तो यानी हो गया 9/8। तो 9/8, तो 9:8, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया हो। अगला प्रश्न देखिए, मैं वैसे बहुत डिस्क्राइब करके समझा दे रहा हूँ, बट ठीक है। ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग ए बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और इसका शार्ट मेथड मैं बता दे रहा हूँ, तो आप लोग सब तैयार रखिए। द रेशियो ऑफ द कास्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक इज, तब देखिए, अब आप क्या है, सेलिंग एक बुक 10% डिस्काउंट पर कर रहा है, किस पर, प्रिंटेड प्राइस पर, तब सेलिंग प्राइस क्या हो गया इसका, क्योंकि अगर हम प्रिंटेड पे करेंगे तो प्रिंटेड पर 10% डिस्काउंट, यानी P माइनस 10% ऑफ P, तो P माइनस 10% ऑफ P करेंगे तो 0.9P समझ लीजिए हम कर दिए। ठीक, अब दूसरा देखिए, ये शॉपकीपर अर्न से प्रॉफिट ऑन 12% ऑफ बुक, 12% किस पर, कास्ट प्राइस पर कर रहा है, तो इस पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, ये 12% प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 1.12 आपका ये P है, ये C कर लीजिए। ठीक, कास्ट प्राइस पर कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस दोनों ये बराबर हो गया, ये आपका प्रिंटेड प्राइस पर है। अब क्या करते हैं हम, C/P कर देते हैं। देखिए इसको, मतलब ये कह रहा है ना कि आप कास्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस, तो हम C/P अगर कर लिए तो ये हो गया आपका 0.9/1.12। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या कर देना है, ये 1.12 है, 2 डिजिट है यहाँ, तो ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 90/112। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 2 से कर दीजिए तो 45, और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 56 हो गया ये, तो 45 × 56, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आपका सलूशन। बहुत बढ़िया, ये सभी क्वेश्चन 100 सॉल्व हो गए। आइए अब हम राजभाषा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया, तो ये 14 सितंबर 1949 को है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, तो राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ। राजभाषा नियम 1976 के नियम 11/2 के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टर के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होने चाहिए। बहुत सरल है, इसलिए मैं आराम से बता दे रहा हूँ। किस नियम में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है, तो नियम नंबर 9 में दिया गया है, ये भी पता है। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष क्षेत्रीय राजभाषा के महाप्रबंधक होते हैं। अगर यहाँ मंडल रहता तो मंडल रेट प्रबंधक हो जाते, अगर मंडल राजभाषा का पूछता। कमलापत त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार, ये GM एंड एबव के लोगों को दिया जाता है, तो इसमें स्वर्ण पदक कह रहा है तो 10,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो हिंदी शिक्षण संस्थान जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और अपने यहाँ हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है, तो वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय तैयार करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1955 में हुआ, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपके 110 प्रश्न सॉल्व कर दिए गए। थैंक यू दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहे। अब मैं फिर से आपसे अपील करूंगा कि यदि वीडियो पसंद आया हो और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं वो आपको अच्छे लगे हों, तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आगामी वीडियोस मिलते रहें। पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, और कोई भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप है, आप उसको भेजिए, मैं सॉल्व करके ज़रूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।